ये जो है हम केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की ब्रांच है ये। अब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम तीन तरह की चीज़ें जो है पढ़ेंगे। एक हम रेट पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का, फिर मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार, आया वो स्लोली हो रहा है, फास्टली हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और जो फैक्टर्स मुतासिर कर रहे हैं फिर उस रफ्तार को उन्हें स्टडी करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, वॉल्यूम का इफेक्ट, और मैकेनिज्म स्टडी करेंगे रिएक्शन का। मैकेनिज्म का क्या मतलब है, मैं उसका रूट कैसा है, उसका पाथ कैसा है, ठीक है, और उसमें जो इंटरमीडिएट्स हैं उनकी नेचर क्या है, वो किस टाइप की हैं, ठीक है। अब रूट का क्या मतलब है, मतलब आया वो प्राइम मालिक्यूलर है, बाई टर्म मालिक्यूलर है, बाई मालिक्यूलर है, यूनी मालिक्यूलर है, और उसमें जो इंटरमीडिएट्स हैं वो किस टाइप की हैं, ये सारा जो है हम इसमें स्टडी करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं, जो फैक्टर्स उस इफेक्ट को, उस रेट को अफेक्ट करते हैं उन्हें स्टडी करते हैं, और इसके साथ ही हम रिएक्शन का मैकेनिज्म भी स्टडी करते हैं। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम बयान करें तो स्पीड विद विच रिएक्शन प्रोसीड, जिस रफ्तार के साथ रिएक्शन होगा उस रफ्तार को हम उस रिएक्शन का रेट कहेंगे, ठीक है। अब स्पीड का क्या मतलब है, स्पीड का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से तब्दील होगी तो वो जो चेंज है उसे हम स्पीड कहेंगे। उसके बाद हमारे पास रेट क्या है, रेट या फिर स्पीड एक ही बात है, ठीक है। तो रेट जो है अगर हम केमिस्ट्री की ज़बान में देखें तो ये कॉन्सेंट्रेशन के अंदर तब्दीली है टाइम के लिहाज से। तो टाइम के लिहाज से जो कॉन्सेंट्रेशन में तब्दीली आएगी रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, उसे जो है हम रेट कहेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन दिखाया, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है, ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है। इसमें अब रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है ना, तभी हमने यहाँ पे माइनस का इनपुट किया, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए ओवर डी टी। ये रिएक्शन रेट को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म है, ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन लगाया, तो रेट इज इक्वल टू प्लस डी बी ओवर डी टी, ठीक है। तो ये ए प्लस बी बी सी प्लस डी डी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस। अब यहाँ पे ए भी कम हो रहा है, ए कम हो रहा है, बी भी कम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लगाया कि दोनों बढ़ रहे हैं, तभी हमने इन दोनों के साथ प्लस लगाया, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ए था, इसे मैंने माइनस वन ओवर ए करके लिख दिया है, ठीक है, और इस कोफिशिएंट को यहाँ पे मैंने माइनस वन ओवर बी करके लिख दिया, और ये जो सी है ये भी ये कोफिशिएंट है, इसे मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, और ये स्मॉल टी भी हमारे पास कोफिशिएंट है जिसे मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। अब ये जो है हमारे पास माइनस डी ए ओवर डी टी, ठीक है। अब इस ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, और इससे अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें तो ये जो ए है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हमें पता है मोल पर डीएम क्यूब होता है, टी जो है हमारे पास टाइम है, टाइम मीन सेकंड, तो ये हमारे पास आ गया मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो इस सारे में हमने क्या देखा, पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, इसमें हम रेट को स्टडी करेंगे और जो फैक्टर्स रेट को अफेक्ट कर रहे हैं उन्हें स्टडी करेंगे, और साथ ही हम रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखेंगे। फिर मैंने बताया रेट क्या होगा, रेट वो स्पीड है जिसके साथ जो है रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होगा, और ये जो स्पीड है इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर मैंने एक रिएक्शन शो किया, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, अब इसमें ए की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तभी मैंने इसके साथ माइनस रूट किया, बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तभी मैंने इसके साथ प्लस लगाया, और फिर मैंने इसका जाहिर किया, फिर मैंने यूनिट बताया रेट के जो कि मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड होगा। उसके बाद हम फर्दर रेट की डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे। अब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट हमारे पास क्या होगा, केमिकल रिएक्शन का रेट जो किसी खास टाइम पर होगा, एक खास टाइम पर जब हम रिएक्शन की रफ्तार देखेंगे तो वो रिएक्शन की रफ्तार जो है वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट होगा। एवरेज रेट क्या होगा, हमारे पास दो टाइम इंटरवल्स हैं, ठीक है, सपोज कर लें एक 20 सेकेंड है, दूसरा 40 सेकेंड है, ठीक है। और 20 सेकेंड पे जो मतलब उसकी स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, और 40 पे 200 है। अब हमने एवरेज रेट निकालना है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दें, उसे 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो फिर इन दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान, ठीक है, जो रेट आएगा हमारे पास वो हमारे पास एवरेज रेट होगा। रेट लॉ हमारे पास क्या है, रेट लॉ को हम यूँ डिस्क्राइब करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड इच कॉन्सेंट्रेशन इज रेज टू पावर। मतलब रिएक्शन की रफ्तार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। मतलब जैसे जैसे रिएक्टेंट में आप इजाफा करते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन की रफ्तार भी बढ़ती जाएगी, और फिर वो जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम रेज टू पावर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल इसकी दिखाई है रेट लॉ को प्रूव करने के लिए, तो ये है a+2 भी ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में।
अब ये जो रेट है ना, ये ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन कॉन्सेंट्रेशन को हमने इनकी पावर तक रेज कर दिया है, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब 1 है, बी का कोफिशिएंट 2 था, तो कोफिशिएंट को ही हम पावर बढ़ाएंगे तो ये 2 आ गया। तो रेट ला हमारे पास क्या है कि रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की रफ्तार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन के रिएक्टेंट के। उसके बाद अगर हम रेट इक्वेशन देखें तो रेट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये रिलेशन है रिएक्शन की रफ्तार का कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक है, जब भी हम ऐसे कोई इक्वेशन लिखेंगे जिसमें रिएक्टेंट्स की मिकदार का कोई ना कोई ताल्लुक होगा, ठीक है, रिएक्शन की रफ्तार के साथ, तो उस इक्वेशन को हम रेट इक्वेशन कहेंगे। जैसा कि मैंने dA/dt जो है स्टार्ट में लिखी थी, तो उसमें ए कॉन्सेंट्रेशन है और रेट है, तो उसमें जो है ताल्लुक है उन दोनों का, तो वो रेट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे मैंने फर्दर भी जाहिर की है H2 + I2 ये कन्वर्ट हो रहा है 2HI में, हाइड्रोजन आयोडीन मिल रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, इनकी रेट इक्वेशन मैंने लिखी, रेट इज इक्वल टू K × H2I2। ठीक है, फिर मैंने जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन बताइए, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही हैं, इसकी रेट इक्वेशन मैंने मेंशन किया। अब रेट इक्वेशन जो आपने लिखनी है ना, इसमें आपने रिएक्टेंट्स को मेंशन करना है, प्रोडक्ट को इग्नोर करना है। तो रेट इज इक्वल टू KH2I2, रेट इज इक्वल टू KNO2 और यहाँ पे अमोनिया की डिकम्पोजिशन हो रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैंने NH3 का 2 नहीं लिखा, 0 लिखा है। वो क्यों लिखा है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 0 है। ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि इन्वॉल्व हैं और जो ऑर्डर है वो सेम हो, कभी भी वो दोनों जो है सेम नहीं होंगे, वो हमेशा डिफरेंट होंगे। और वो इसी इक्वेशन से, अमोनिया की फॉर्मेशन से जाहिर हो जाता है कि यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो 0 है, तभी हमने यहाँ पे 0 मेंशन किया। उसके बाद जो है मैंने एक और इक्वेशन लिखी है जिसमें हम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन कर रही हैं। तो इसमें भी आप देख लें मॉलिक्यूलरिटी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की 2 है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स शामिल है, लेकिन इसका ऑर्डर 1 है, इसीलिए मैंने उसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं किया। जब कुछ ना हो तो उसका मतलब है उसके ऊपर 1 होता है। तो यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस रेट की डेफिनेशन देखी, मतलब रेट स्पेसिफिक टाइम, फिर मैंने एवरेज रेट का बताया कि जब 2 टाइम इंटरवल्स के दरमियान हम रेट को स्टडी करेंगे तो वो एवरेज रेट होगा। फिर मैंने रेट ला का बताया कि जब रेट रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो वो हमारे पास रेट ला होगा। फिर मैंने रेट इक्वेशन बताई, रेट इक्वेशन जिस भी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन होंगी रिएक्टेंट की और रेट होगा, वो हमारे पास रेट इक्वेशन होगी, जो मैंने ये सारी एग्जांपल दिखाई हैं। उसके बाद हमारे पास एक और केमिकल काइनेटिक्स में डेफिनेशन स्टडी की जाती है, जिसे जो है हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो किसी भी रिएक्शन में शामिल है, वो जो है हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी होगी। अब फिर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगा, जब किसी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल टेक पार्ट करेगा तो वो हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। अब इसकी एग्जांपल में मैंने दिखाया है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ब्रोमीन के एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो कन्वर्जन है हमारे पास मैलिक एसिड की फ्यूमारिक एसिड के अंदर, ये नीचे मैंने 2 इक्वेशन भी दिखाई हैं, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल की कन्वर्जन ब्रोमीन एटम में और कन्वर्जन मैलिक एसिड की फ्यूमारिक एसिड में, ठीक है। ये दोनों जो है ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को जाहिर कर रहे हैं। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं इन्वॉल्व होंगे, मतलब 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं और इनसे क्या बन रहा है, इनसे एसिटिक एसिड बन रहा है और इथाइल अल्कोहल बन रहा है। फिर मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन दिखाई है, इसमें भी हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल शामिल हैं, तो ये बाई मॉलिक्यूलर है। टर मॉलिक्यूलर वो होगा जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 नाइट्रिक ऑक्साइड और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो ये टर मॉलिक्यूलर, और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरीन का एटम, तो ये भी 3 मॉलिक्यूल्स, तो ये टर मॉलिक्यूलर। ये तो ऑब्वियस सी कॉमन सेंस की बात है, इक्वेशन देखने से ही क्लियर हो रहा है कि कौन सा यूनी मॉलिक्यूलर है, कौन सा बाई मॉलिक्यूलर है और कौन सा टर मॉलिक्यूलर है। उसके बाद जो है हम रिएक्शंस को स्टडी करते हैं हाई मॉलिक्यूलरिटी वाले। अब इन्हें जो है हम कैसे देखेंगे कि इसे जो है हम KMT जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ना गैसेस की, जो कि आइडियल गैसेस के लिए होती है, उसके ज़रिए से हम स्टडी करेंगे। और इसके मुताबिक जो रिएक्शन की रफ्तार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की। अब इस बात का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल्स जितना आपस में टकराएंगे उतना ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी उतनी रिएक्शन की रफ्तार ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा यील्ड आउटपुट जो है हमें उससे मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कोलिजन्स के। उसके बाद ना हम देखते हैं कि अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाए तो उससे तो हम रफ्तार का अंदाज़ा कर लेंगे, ठीक है, पता चला लेंगे सब कुछ। लेकिन जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती हैं उसमें हम रिएक्शन के रेट को भला किस इक्वेशन से डिटरमाइन करेंगे, तो ये हमेशा आपने वो इक्वेशन देखनी है जिसका जो है स्लोवेस्ट स्टेप हो,
ठीक है। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप इक्वेशन होगी वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, मतलब उससे हम रिएक्शन की रेट को आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इसकी इलस्ट्रेशन मतलब कि वजाहत के लिए। उसमें जो है अब इस एग्जांपल में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, इससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा है। और ये अब डायरेक्ट नहीं बन गया। अब जिस तरह फोटोसिंथेसिस है ना, वो एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। उसकी आपने कई उसके पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और पता नहीं उसमें क्या क्या होता है। और जो हमारे पास रिस्पायरेशन है उसमें भी केल्विन स्केल और पता नहीं कौन कौन से स्केल होते हैं, तब जाकर जो है हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन का फिनोमिना होता है। तो इसके भी उसी तरह ये भी मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो इसमें पहले क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, और ये स्लोवेस्ट स्टेप है। और इसी से हम रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेंगे, लेकिन अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, ये जारी है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल मिलकर फिर से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बना रही हैं। और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही हैं। और फिर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड मिलकर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने सारे स्टेप हैं। अब इसका रेट भला हम कैसे मालूम कर सकते हैं, वो एक ही इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास स्लोवेस्ट होगी, जिससे हम उसका रेट डिटरमाइन करेंगे, जिसे हम रेट डिटरमिनिंग मतलब रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप कहेंगे। तो इस सारे में हमने क्या देखा, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन देखी, रेट ऑफ रिएक्शन देखा, इंस्टेंटेनियस रेट देखा, एवरेज रेट देखा, रेट लॉ देखा, रेट इक्वेशन देखी, मॉलिक्यूलरिटी देखी, बाई मॉलिक्यूलर टर्म मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर की एग्जांपल स्टडी की। और इसके अलावा हमने हाई मॉलिक्यूलरिटी वाला रिएक्शन देखा कि उसके अंदर हम रेट को स्लोवेस्ट स्टेप से डिटरमाइन करेंगे। और दूसरा एक बात जो है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो है कभी भी सेम नहीं होंगे। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें शामिल हैं, और ऑर्डर का मतलब होगा कि उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर जितना उसका एक्सपोनेंट मौजूद है। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का वो उसका ऑर्डर होगा, और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें शामिल हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो ये कभी भी सेम नहीं होंगे, ये हमेशा डिफरेंट होंगे।